प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करी तो बेबी पे जोर पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से कभी जोर नहीं पड़ेगा। अगर वो आप प्रिपेयर करते हैं ना फॉर द डिलीवरी, तो ये कैसे करते हैं? इसमें हम आपको सिखाते हैं आपके साथ हो क्या रहा है, व्हाट आर द चेंजेस यू आर गोइंग थ्रू इन द बॉडी। जब आपको पता ही नहीं है वो लिंक्ड कैसे है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपको नहीं समझ आएगा, यू विल वरी अबाउट इट। तो हमने आपको सिखाया आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। अब हम ये बता रहे हैं आपके बेबी के साथ क्या हो रहा है अंदर, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, सो यू फील कनेक्टेड। डिजिटली ऑनलाइन का कितना फायदा हुआ उस टाइम पर? सी, जब सब कुछ ऑफ लॉकडाउन में आ गया था तो डिजिटल वाज द ओनली सॉल्यूशन वी हैड, बट आई विल स्टिल से व्हेन थिंग्स आर इन आवर फेवर। उसको डील करने पे कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट्स भी होते होंगे। बहुत बार होते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट आर द पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर भावना आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ बीजेएम हेल्थ पॉडकास्ट पर। आज हम वुमेन हेल्थ का एक और एपिसोड करने जा रहे हैं और ये एपिसोड है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी से रिलेटेड, जो है प्रेगनेंसी। आज जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी होती है और बहुत सारी चीज़ें हम जानना भी चाहते हैं, स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी से रिलेटेड भी। तो आज की हमारी टैगलाइन या कैचलाइन मैं बोलूँ तो ये रहेगी, प्रेगनेंसी हो हेल्दी एंड हैप्पी थैंक्स टू गाइडेड फिजियोथेरेपी। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ ऑब्स्टेट्रिक भौतिक चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर जूही सक्सेना, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी और एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल रिहैबिलिटेशन अवेयरनेस एंड एजुकेट करने के लिए ऐसी महिलाओं को जो अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत करती है, प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी उनको आवश्यकता पड़ती है। वो एक मेनिस्ट्रल रिहैब स्पेशलिस्ट भी हैं अथवा वह बहुत सारे वुमेन स्पेशलिस्ट डिग्रीज भी होल्ड करती हैं। उन्होंने बहुत सारी हॉस्पिटल्स में भी काम किया हुआ है और लगभग हज़ारों महिलाओं को इस जर्नी को स्मूथ बनाने में, सेफ एंड इफ़ेक्टिव बनाने में काम किया है। हॉस्पिटल्स लाइक रेनबो हॉस्पिटल, मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, सीके बिरला हॉस्पिटल और अभी वो क्लाउड9 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड है। आज हम बहुत खुश हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज उनसे ये जानने के लिए कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की जो फिजियोथेरेपी होती है, स्पेसिफिकली ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो हम ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाते हैं और उनके पास मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे ये जानने के लिए। आशा है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम निकालने के लिए और हमको ये बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग हो अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत तो सही रहता है जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी एंड अहेड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू भावना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरा फोटे है एंड हमारे पॉडकास्ट से लोगों को हेल्प हो दैट दे कैन गो अहेड विद देयर जर्नी एंड दे एंजॉय दिस फेज। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। तो मैम शुरू करने के लिए एक बहुत ही सीधा सवाल कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये किस टाइप के चेंजेस होते हैं? चेंजेस तो बहुत ही छोटा वर्ड है जो हम बोले हैं, चेंज नहीं, एक ऑल टुगेदर भूचाल आ जाता है फीमेल की लाइफ में, क्योंकि वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर चेंज से गुजर रही होती है और उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। तो चेंज तो तब है जब हमें कुछ समझ आए। ये तो एक भूचाल है जिसमें हम कोप अप ही नहीं कर पाते। जब तक इमोशन स्टेबल होते हैं तब तक नॉजिया स्टार्ट हो गया, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। नॉजिया के चक्कर में थकान होने लगी, थकान से मूड खराब होने लगा, तो इट्स अ कंप्लीट चेंज। फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हर तरीके के चेंज आते हैं एक फीमेल की बॉडी में। सो चेंजेस अगर हम बात करें हार्मोनल लेवल पे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े टर्म्स भी हैं। HCG हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, रिलैक्सिन है, ये सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे मूड स्विंग्स करते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। वेरएस फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में न्यू लाइफ ग्रो हो रही है, तो उस न्यू लाइफ के लिए जगह बनानी है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो हमारी खुद की बॉडी एक चेंज में जाती है जहाँ हम उस मैकेनिज्म के साथ कोप अप करते हैं। अब ये सब चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इमोशंस तो हमारे हाई रहने वाले हैं,
तो कभी हम पीक पे चले जाते हैं खुशियों के साथ, तो कभी हम पीक पे चले जाते हैं वरीज के साथ। ओह ये सब कैसे होगा, क्या हो रहा है। सो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, बट अगर हम स्ट्रांग हैं तो वी गो अहेड विद इट। तो हम ये कैसे स्ट्रॉन्ग बने, मतलब जो फीमेल्स हमें सुन भी रही हैं, प्रेगनेंसी की शुरुआत करी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो ये चेंजेस को अडेप्ट करना कैसे करें, वो अडेप्ट? देखो सारी चीज़ ना इंटरलिंक्ड होती है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम एक फैक्टर पे काम करेंगे और हम सही हो जाएंगे या हम ट्रैक पे आ जाएंगे। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम कुछ वर्कआउट करते हैं बहुत लाइट एंड विच इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, सो हमारे पास एक फील गुड फैक्टर आएगा। फील गुड फैक्टर आएगा तो हम मेंटली स्ट्रांग होंगे। मेंटली स्टेबल हुए तो हमारे हार्मोन्स अपनी मनमानी कम करेंगे और हमारी ज़्यादा सुनेंगे। सो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखेंगे, साथ साथ मेंटल हेल्थ ऑन ट्रैक आ जाएगी, हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूरी है। आपने हार्मोन्स की बात करी, HCG, प्रोलैक्टिन, सब की बात करी। थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाने के लिए कि ये जो हार्मोन्स है ये बॉडी में क्या करते हैं, और अगर फिजिकल एक्टिविटी शुरुआत कर लेते हैं तो कौन सा हार्मोन बढ़ने से उनको बेटर फील होगा? सो देखो हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं बॉडी में। प्रेगनेंसी के टाइम हर कोई सोचता है मेरे को इम्पोर्टेंस क्यों ना मिले, तो बॉडी का हर हार्मोन या तो बढ़ेगा या घटेगा, और वो उस टाइम पे देखा जाता है कि अच्छा इसकी बढ़ने की ज़रूरत है, चलो जी HCG बढ़ा देते हैं। ओके अब बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि यूट्रस ग्रो करना है तो जगह चाहिए, तो रिलैक्सिन बढ़ गया। इस तरीके से हर चीज़ नॉन टेक्निकल वे में बात करें तो इस तरीके से बढ़ती है। अब हमारी एक्सरसाइजेस क्या रोल प्ले करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए जानना। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, दैट्स अ हैप्पी हार्मोन। रिलैक्सिन काम करेगा, दैट विल रिलैक्स योर बॉडी। लोगों को क्रैम्प्स रहते हैं कि स्टिफनेस आ रही है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, नॉजिया हो रहा है, ये जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी बॉडी के ये हार्मोन सारे बैलेंस होंगे, एनर्जी बर्न आउट होगी, एक्टिव फील करेंगे हम, तो हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स बैलेंस हुए तो बस हमारी सारी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। बट मैंने बहुत फीमेल्स को ये बोलते हुए सुना है और पूछते हुए भी सुना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो आजकल कई लोगों का नोशन होता है प्रेगनेंसी मतलब बेड रेस्ट, पर भाई ये बहुत ही जिंजी टाइप का नोशन है, ठीक है। बट इफ यू सी फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारी नानियाँ, दादियाँ या उनसे ऊपर वाली जनरेशन थी, वो प्रेगनेंसी में कभी भी बेड रेस्ट पे नहीं जाते थे। वो अपना रेगुलर काम करते थे और 3 महीने तक तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, बिकॉज उनको खुद को नहीं पता होता था, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो सारे काम रेगुलर करते रहते थे। इसलिए उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं थी या आती ही नहीं थी, बिकॉज वो लाइफस्टाइल एक्टिव मेंटेन करते थे। तभी कोई चलन नहीं था कि वर्कआउट होगा या कुछ होगा, क्योंकि वो खुद ही इतने एक्टिव रहते थे हाउस होल्ड चोकोज में कि उनको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाउ विद लाइफस्टाइल चेंज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। नो डाउट फीमेल इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, बट मोस्ट ऑफ इट इज सेडेंटरी एंड मेंटल वर्कआउट। फिजिकली हमें रेस्ट आ गया, राइट? तो फिजिकल रेस्ट की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। अब फिजिकल वर्कआउट का मतलब ये नहीं है जिम जाके बॉडी बनानी है, ठीक है। प्रेगनेंसी इज अबाउट लाइट वर्कआउट वेयर यू आर अडेप्टिंग टू द चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। कोई डोले शोले नहीं बनाने, हमें कोई बॉडी बिल्ड नहीं करनी, बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, इससे बाहर आना है, दैट्स इट। तो अगर हम गाइडेड वे में एक्सरसाइज करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ है, राइट? अनगाइडेड है, डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ इश्यूज, बट गाइडेड है, फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर है या एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइज एक्सपर्ट के अंडर काम करते हैं, इट्स वेरी सेफ फॉर टू गो अहेड। आपने जैसे बहुत सिंपल वे में बताया कि पहले तो काम करते ही रहते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो कभी नोटिस ही नहीं होती थी, बट अब क्या हो गया है कि काम करना बिल्कुल जीरो लेवल पे, काम बढ़ गया, फिजिकल कम हो गया है, राइट? मेंटल बहुत बढ़ गया। काम तो अब ऑफेंड हो जाएंगे लोग, ये बोलेंगे हम काम नहीं कर रहे हैं, बट काम हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बट मेंटल काम ज्यादा बढ़ गया, फिजिकल कंपैरेटिवली कम हो गया है हमारे लिए। एब्सोल्युटली। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आने की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी हो गई है दैट हैज डिक्रीज्ड, और मुझे लगता है वो फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से वेट गेन भी बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो जब हमें प्यार मिलता है ना प्रेगनेंसी में, तो वो हमारी मम्मी से, हमारी नानी, हमारी दादी से ही मिलता है, यानी बच्चे की नानी दादी या हमारी नानी दादी। उनके टाइम में तो प्यार का मतलब क्या होता था? खूब सारा घी,
खूब सारी मेवा, एक का नहीं बेटा, अब तो 2 के लिए खाना है तुम्हें, राइट? तो इनटेक तो बढ़ गया, बट आउटपुट तो नहीं बढ़ा, बर्नआउट तो नहीं बढ़ा, इसलिए हमारे गेन्स बढ़ गए हैं। हम डेफिनेटली सुबह 2 पराठे खिलाए गए मक्खन के साथ, वो तो हमारी मम्मी का प्यार था, बट हम तो ऑफिस जाके सिर्फ अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं, फिजिकली वी आर स्टेगनेंट। और हमने ब्रेन इतना यूज कर लिया कि हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, हम ड्रेन हो चुके हैं। तो हमें लगता है लेथार्जी है, हम थके हुए हैं, राइट? प्लस हमारे हार्मोन्स भी कुछ उस टाइप के होते हैं इस वक्त में कि वो हमें थोड़ा सा थकाते हैं, वो चाहते हैं कि हम रेस्ट करें। तो हम रात को आते हैं घर पे, हम इतना थक चुके होते हैं कि हमें लगता है हम ड्रेन्ड हो गए हैं, बट एक्चुअली हम ड्रेन यहाँ से हुए थे, फिजिकली हमने कुछ नहीं किया। तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? वेट में। तो हमारा वेट एंड साइज गेन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो न्यूट्रिशन तो उतना ही जा रहा है जो पुराने जमाने में जा रहा था, लेकिन पुराने जमाने में फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी, बट अभी बंद हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो रही है। बिल्कुल 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 सही बात है। पहले के घर के काम भी आज की एक्सरसाइजेस का मॉडर्न नाम है, करेक्ट, राइट? पहले के जमाने में लोग बैठ के चक्की चलाते थे, राइट? अब हम क्या बैठते हैं, बोलते हैं बटरफ्लाई पोजीशन में बैठिए एंड देन फ्लिप योर लेग्स और मेक अ सर्कल आउट ऑफ इट। पहले के लोग घर में चक्की चलाते थे, हम एक्सरसाइज में चलवा रहे हैं, राइट? पहले के लोग घर में पोंछा करते थे, झाड़ू करते थे, अब हम क्या कह रहे हैं, डीप स्क्वाट्स करिए, राइट? डीप स्क्वाट में आप नीचे जा रहे हैं, पोछा मारने की जगह डक वॉक करिए, राइट? सो मॉडिफाइड वर्जन्स ही हैं, ये हमारी एंसेस्ट्रल नॉलेज ही है जो हम यूज कर रहे हैं, बट मॉडर्न टर्म्स के साथ। एब्सोल्युटली, आपने तो बहुत आसानी से सब कुछ मेटाफोरिकली कंपेयर करा दिया। अच्छा, अब कई बार ना लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर एक्सरसाइजेस करवा रहे हो प्रेगनेंसी में तो आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो, है ना? तो क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए हम एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, या व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ मेकिंग फीमेल्स जो प्रेगनेंसी में है, इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि क्या है उनको, क्यों हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं? आई थिंक उसको बहुत क्लियरली देखिए, एक्सरसाइजेस को आजकल हम लोग लिंक ही बॉडी बिल्डिंग से करते हैं। अच्छा, जिम जा रहे हो, क्यों? बॉडी बनानी है, वेट लॉस करना है, स्लिम होना है क्या? अच्छा, तुम बहुत स्लिम हो, जिम जाया करो, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है? हमारा जनरल नोशन हो गया है। तो अब जब एक्सरसाइजेस की बात आती है तो हम कनेक्ट तो जिम से कर जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस हैं। प्रेगनेंसी में हमें बॉडी नहीं बनानी, हमें बॉडी को मेंटेन्ड रखना है, एक्टिव रखना है, राइट? एंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब है तो हम बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं, कोई वेट एक्सरसाइजेस नहीं, एकदम लाइट। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही गोल्डन आवर होता है, ठीक है? उसमें लाइट रखने का कारण क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, बैठ के ब्रीदिंग कर लीजिए, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में कर लीजिए। आप कभी भी स्ट्रेस्ड हो, कभी भी इमोशनल हो, जनरली भी आप ब्रीदिंग करोगे, विल फील गुड। सो प्रेगनेंसी में दिस इज लाइक अ वर्कआउट ऑल्सो, एंड दैट विल गिव यू फील गुड, काम भी हो जाएंगे आप। एंग्जाइटी हो रही है, नोजिया से परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, फटीग्ड हैं, ब्रीदिंग करा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, वर्कआउट का वर्कआउट भी हो गया, रिलैक्सेशन भी हो गई। नाउ क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या बार बार वॉमिट करके, नोजिया करके बॉडी में भी थकान आ रही है, थोड़ा सा हमने बॉडी मूवमेंट्स करवा दी, राइट? बॉडी मूवमेंट्स कराई तो हमारे जॉइंट्स फ्री हो गए, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो जॉइंट्स फ्री हुए तो हमें अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। तो बाई चांस 4 बार वॉमिट के लिए भाग रहे थे, अभी हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई क्योंकि हमारी बॉडी खुल गई, तो हम 5 बार भी भाग पाएंगे आराम से। So that's how light exercises is recommended in first trimester of first trimester of pregnancy, but under a guidance. Should be either a physiotherapist or an expert who's antenatal therapist. Unguided exercises का कोई जिम्मेवार नहीं है, तो हमेशा किसी के गाइडेंस में करेंगे, वो हमेशा अच्छी रहेंगी। Absolutely, guided एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगी। और जैसे आपने बोला नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, इवन मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाना और एकदम से खुश हो जाना, तो वो चीज़ भी एक्सरसाइजेस से बहुत काम आ सकती है। एब्सोल्युटली, वो एक्सरसाइजेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है? अब एक्सरसाइजेस से आई थिंक फिजियोथेरेपी में अवेयरनेस, एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन, ये भी 3 बहुत मेजर चीज़ें होती है। लाइक गाइडेड मेडिटेशंस भी होती हैं, राइट? आप तो एंटीनेटल स्पेशलिस्ट है, आपको आप मतलब आप थोड़ा सा वो एनलाइटन कीजिए। देखिए, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बट एक दूसरे के साथ चलने वाली चीज़ है। फिजियोथेरेपी खाली एक्सरसाइज नहीं है,
अगर हम खाली एंटीनेटल एक्सरसाइज या प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम एक्सरसाइज कराते हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्डली हमें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं या प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। वेरएज़ अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको डे 1 से ही हेड टू टो असिस करेगा। वो देख लेगा, वो एग्जामिन कर लेगा कि क्या इश्यूज और भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई और हमने आपको घर भेज दिया। हमने देखा आपके शोल्डर्स अनइवन हैं, मे बी आपकी वेस्ट थोड़ी सी अनइवन जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, या आपका कोई बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा टाइट है, उसकी वजह से आपको इशू आ रहे हैं, या ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो हमारा फोकस सिर्फ 4 एक्सरसाइज करा के भगाने में नहीं है, राइट। उस टाइम पे हम आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करेंगे, प्लस हम ये भी देखेंगे आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर डिलीवरी जर्नी। सिर्फ एक्सरसाइज करा के ही भेजना इज नॉट द टास्क। फिजियोथेरेपी में यू विल बी मेड प्रिपेयर्ड, यू विल बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली टू डिलीवर। डिलीवरी में क्या होगा, कैसे चेंजेस होंगे, पोस्ट डिलीवरी आपके साथ क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या चेंज आएंगे, आपकी सराउंडिंग में क्या चेंज आएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ हमने 4 एक्सरसाइज की, ब्रीदिंग किया और भाग गए। आप विल सी कि आप परेशान हो, मे बी आप किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड हो, तो हम उस दिन आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा कराएंगे या हम वो एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, इंस्टेड ऑफ पंपिंग यू अप और इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग योर एनर्जी। सो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन इज अ होलसम थिंग। Exercises and yogas are basically standard patterns. फिजियोथेरेपिस्ट आपको असिस्ट करने के बाद ही कुछ करेंगे। अदरवाइज एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी में बहुत मेजर नहीं है, दे कम हैंड इन हैंड विद ईच अदर. So that's how we do it. So moreover, when you take a guided physiotherapy during the pregnancy, it is like preparation for motherhood as well. True. Preparation for Perfectly motherhood as well as for a better delivery experience. True. Most of the time what happens, मदर को पता ही नहीं है डिलीवरी में होगा क्या, क्योंकि जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मूवीज से मिली है। Exactly. वो एग्जैक्टली एग्जैजरेटेड है, क्योंकि वहाँ तो टीआरपी चाहिए, रियल लाइफ में टीआरपी थोड़ी ना चाहिए होती है। सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड मूवी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। साथ में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आपको क्या करना है, हाउ विल यू कोप अप, दैट्स व्हाट वी प्रिपेयर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आपने जैसे ये बोला कि आप प्रिपेयर करते हैं ना फॉर द डिलीवरी, तो ये कैसे करते हैं? प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। अगर हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, तभी आप उसके लिए तैयार होंगे कि ये हो रहा है, इसमें ये करना है, अब नेक्स्ट ये होगा, इसमें हमें ऐसे काम करना है, ये हो गया है, इसके साथ कोप अप कैसे करना है। सो इसमें हम आपको सिखाते हैं आपके साथ हो क्या रहा है, व्हाट आर द चेंजेस यू आर गोइंग थ्रू इन द बॉडी। जब आपको पता ही नहीं है वो लिंक्ड कैसे है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपको नहीं समझ आएगा, यू विल वरी अबाउट इट, राइट। तो हमने आपको सिखाया आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, अब हम ये बता रहे हैं आपके बेबी के साथ क्या हो रहा है अंदर, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, सो यू फील कनेक्टेड। जब आपने अपने बेबी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर लिया तो आपकी बॉडी आपके साथ कोप अप करने लग जाएगी। ये हुआ हमारा प्रेगनेंसी फेज। प्रेगनेंसी में हम सिखाते हैं डिलीवरी। It can be normal vaginal delivery, it can be a cesarean delivery. We have to be prepared for both. एक्सरसाइज हम सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं करते, हम एक्सरसाइज हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। डिलीवरी चाहे वो नॉर्मल वजाइनल हो या वो सिजेरियन हो, अगर एक्सरसाइज्ड मदर है तो पोस्ट रिकवरी बहुत ईजी हो जाएगी। वेरएज अगर नॉन एक्सरसाइज्ड मदर है तो उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को झेलने में दिक्कत आएगी। सो हमने प्रिपेयर किया कि डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी में क्या होता है, देन डिलीवरी के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है, दैट्स पोस्टपार्टम। हमारे पुराने लोग कहते थे ना, माँ एक दूसरा जन्म है औरत का। सो एक्चुअली अ फीमेल गोज थ्रू अ लॉट, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड बर्थ। तो उसमें आप खुद को संभालो या आप एक नन्ही जान को संभालो, साथ में आपके पास सोसाइटी है जो अलग अलग ज्ञान लेकर आती है। सो कहाँ कैसे किस चीज़ को बैलेंस करना है वो सब भी प्रेगनेंसी क्लासेस में सीखते हैं। That's how physiotherapy is preparing you for postpartum as well. आपने बोला सोसाइटी, तो मेजरली तो इन्फ्लुएंस होता है, पार्टनर का इन्फ्लुएंस होता है और फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, तो इसमें इनका भी कोई रोल होता है while you are giving the awareness and the education? So आजकल it's said कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। अच्छा, राइट। So the new trend says हम प्रेग्नेंट हैं। Nowadays, males are equally participating in childbirthing, in taking care of the wife who's delivering it. So partner का बहुत बड़ा रोल है। Partner is not only a partner for life, partner is also there while you are birthing.
आजकल हॉस्पिटल्स में नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें पार्टनर्स को अलाउ करते हैं, पार्टनर्स को दे गिव अ रोल। जितना टाइम आप लेबरिंग हैं तो उनको हेल्प करना, मे बी मसाजेस करना, वाइफ को सपोर्ट करना। इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स में सिजेरियन के टाइम पे भी दे अलाउ द पार्टनर टू सिट नेक्स्ट टू द मदर होल्डिंग द हैंड, सो दैट दे आर एबल टू सी, उनको दिखे कि फर्स्टली द बेबी क्राइज, व्हाट द इमोशन इज, बच्चा एकदम रोता हुआ आपको दिख रहा है, बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो उस जर्नी को मदर फिजिकली देखती है, फादर मेंटली देखते हैं। तो फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मदर को हैप्पी रखने में। अगर वो कभी लो हो रही है या एक्सरसाइज करने का मन नहीं है या कुछ करने का मन नहीं है, फादर इन्वॉल्व रहेंगे तो थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम 2 कर लो, 2 मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा एक्सरसाइज रेपिटेशन में। सो मदर फील्स मोटिवेटेड एंड मदर फील्स कि आई एम नॉट द ओनली द वन हु इज कैरिंग इट। उनको लगता है कि ठीक है फिजिकली नहीं कर पा रहे बट इमोशनली ही इज देयर टू सपोर्ट मी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सब के बीच में जो नन्ही जान अंदर होती है ना, वो भी फादर से बॉन्ड कर जाती है। सो वो पापा की आवाज़ सुन रहे हैं, पापा को जानते हैं, निकलते ही बाहर मम्मी के पास जाके तो सुकून मिलना ही मिलना है, बट पापा के पास जाके भी दे बॉन्ड। अरे ये आवाज़ तो हमें पता है, ये तो रोज़ हमें ये सुनाते थे, या ये रोज़ मम्मा से ऐसे करवाते थे। सो दे बॉन्ड, सो इट्स मोर ऑफ पेरेंट बॉन्डिंग एज वेल। और मदर्स जिसने इतना कुछ चेंज देखा है, उसके साथ किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। सो रोल ऑफ फादर इज अनसेड, अनस्पोकन, बट इफ डन इट्स जस्ट अ मिरेकल दैट यू सी टू हैव अ चेंज। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया कि नाउ द टर्म हैज़ बीन चेंज, हम प्रेग्नेंट है, राइट? सो हम प्रेग्नेंट है को करने के लिए भी कुछ अवेयरनेस होती होगी, या आजकल पीपल देमसेल्व्स आर मोटिवेटेड? और कुछ कृपा तो सोशल मीडिया की हो जाती है, हाँ। ठीक है, कुछ पीयर प्रेशर हो जाता है। हाँ। यार मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ना ऐसा किया था अपनी वाइफ के साथ, तुम नहीं कर रहे हो यार, हाँ, उसके हस्बैंड ने तो इतना सपोर्ट किया था, तुम नहीं कर रहे हो, हाँ, राइट? हाँ। सो कुछ पीयर प्रेशर आ जाता है। कुछ आजकल के फादर्स, द मेल्स, दे आर अवेयर अबाउट व्हाट अ फीमेल गोज थ्रू, वो खुद ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो आके मिलेंगे फिजियोथेरेपिस्ट से और द गायनेकोलॉजिस्ट एंड दे शो इंटरेस्ट, तो हमें समझ आता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड हैं, देन वी ऑल्सो इन्वॉल्व हैं। उनको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको भी सिखाते हैं चीज़ों के साथ कैसे करना है। जब उनको वो चीज़ें आ जाती हैं, दे हैप्पीली पार्टिसिपेट एंड देन इट बिकम्स अ बॉन्ड। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। मतलब जो आपने कोरिलेशन बताया, इट ऑल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज इट इज सेड, क्योंकि बेबी इज लिसनिंग टू एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग थ्रू, राइट? गुड और बैड, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड बाय द बेबी, और तभी वो बेबी से वो बॉन्ड भी हो जाता है, राइट? आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए, यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी स्टोरीज, कुछ ऐसा। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल इज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा आई शेयर, कोविड का टाइम था एंड सब कुछ लॉकडाउन में था, एंड एक न्यू मदर, मतलब फर्स्ट टाइम मम्मी, एंड वो यहाँ पे गुड़गांव में ही थे एंड वो अकेले थे एज एन मदर एंड फादर, और कोई साथ में था भी नहीं था। जब तक उनके पेरेंट्स को आना था तब तक लॉकडाउन लग गया। सो डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटल तो सब ऑन कॉल हो रहा था। अब वो एक पर्सनल टच, एक हाउ टू केयर, वो बहुत मिसिंग था। अब अगर लॉकडाउन लग गया, वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा था, तो वर्क प्रेशर भी था उनके पास। दे कनेक्टेड टू मी दैट वी वांट टू हैव सम एक्सरसाइजेस सेशंस, तो वील फील गुड, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। आई सेड ओके फाइन, लेट्स कनेक्ट एंड विल डू ऑनलाइन सेशंस फॉर यू। फर्स्ट टाइम अ मदर, फर्स्ट टाइम अ फादर, क्वेश्चंस इतने सारे, गूगल मिक्स जवाब दे रहा है, रिश्तेदार अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो बेचारे इतने कन्फ्यूज्ड कि उनको ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो उनकी हम ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस लेते थे। उस क्लास का 45 मिनट्स का सेशन होता था। बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ आधा घंटे की एक्सरसाइज होती थी, 15 मिनट हम सिर्फ बातें करते थे, राइट? उन्होंने वो 3 दिन जो सुना होता था ना, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, मेरे साथ ये चेंज हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हुआ, हम उस पर डिस्कस करते थे। उनके पेरेंट्स ने क्या बोला या किसी और ने क्या बोला और उनको क्या करना है, उस पर हम गाइडेंस देते थे। एंड वो मदर कोविड टाइम पे ही सब कुछ होके, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ अगस्त सितंबर में, तो उनका ड्यू डेट आ गया। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए और डॉक्टर ने उनको बोला ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा अरे वाह, अगर मैं 2 हो गई तो मेरी फिजियो ने बोला था आई कैन स्टिल बी मोटिवेटेड और मुझे आराम से मैं नॉर्मल लेबर बेयर कर लूँगी, मैं डिलीवर कर दूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप
चाहते हैं यू कैन डू इट, विल ट्राई फॉर यू। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप एडमिट हो जाइए, बिकॉज यू ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर एंड यू आर प्राइमी, आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने डॉक्टर को बोला नहीं मैं तो अभी घर जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, मेरी फिजियो है मेरे साथ, तो मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, कुछ भी होगा तो आई एम जस्ट वॉकिंग माइल्स अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं आ जाऊँगी। तो उनके डॉक्टर ने उनको बोला आप श्योर हैं आप कर लेंगी, बिकॉज आपके घर पे कोई है नहीं आपको गाइड करने। उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। वो घर आई, शाम का टाइम था, रात को उनको कॉन्ट्रैक्शंस बढ़े, उन्होंने मुझे 12:30 बजे कॉल किया कि मैम अब तो लगता है टाइम आ गया है, जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सो मैंने उनको बोला ठीक है तो आप वापस जाइए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास पहुँचे। वो 3 बजे डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, शाम के 7 बजे वो 2 सेंटीमीटर पे थी, उनको पता चल गया था वो 2 सेंटीमीटर्स हैं। रात को उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली कि क्या करें कैसे करें, घर पे थोड़ा सा गाइड किया कैसे करना है, बट आई कीप देम अंडर माई ऑब्जर्वेशन। कॉल्स पे अवेलेबल हैं, टेक्स्ट पे अवेलेबल हैं, कुछ भी चेंज हो रहा है उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया। वो 3 बजे वापस गए एंड आप बिलीव नहीं करेंगे 5:30 बजे उनके पास एक नन्ही सी परी आई जिसका वेट था 3.5 kg। ओह वाओ ग्रेट। कोई टीयर नहीं, कोई इश्यूज नहीं। एंड जब वो डिलीवर कर गई उसके बाद उन्होंने एक ही लाइन बोली ये तो मक्खन की तरह आ गई, पता भी नहीं चला। सो एक फर्स्ट टाइमर मदर ऐसा बोल रही है तो दैट मीन्स वी वर एबल टू हेल्प हर। उनकी गायनोकोलॉजिस्ट खुद शौक थी, लगता नहीं है तुम प्राइमी हो, सब कुछ पता है तुम्हें, तो तुम तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो, वो भी कोविड के टाइम में। सब कोई इन पर्सन हेल्प नहीं है हमारे पास। सो दैट्स हाउ वी डू हेल्प पीपल। बट आपको हमारी सुननी है, हमसे सब कुछ शेयर करना है। एक बात आप हमारी सुन रहे हो, 4 बात आप किसी और की सुन रहे हो, तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। आप अपनी कहो, दूसरे की सुनो, बट फॉलो वो करो जो हम आपको गाइड कर रहे हैं। दैट्स वन दैट आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। And I think the punch is कि surrender yourself to a experienced physiotherapist, antenatal therapist, and everything will go smoothly, safe, smooth and effective way. True. Absolutely. और उसके बाद भी वो आपके से आई होंगी पोस्टमार्टम कराने के लिए। जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू करी है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो एक्चुअली अपनी डॉटर को लेकर आए, 4-5 मंथ्स की जब डॉटर हो गई थी तो मिलवाने लेकर आई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे उस नन्ही जान ने ना मुझे ऐसे पहचाना जैसे वो मुझे पता नहीं कब से जानती है। हाँ। क्योंकि फिजियोथेरेपी पार्ट के टाइम पे बातें होती थी। हाँ। हम मैसेजेस देते थे आप अपने बेबी के साथ ऐसे बात करिए, आप उसके साथ ऐसे करिए, अब देखो आपका बेबी रिलैक्स हो रहा है, बेबी ये कर रहा है। उसने आके मुझे जो गले लगाया ना, मुझे ऐसा लगता था ये सदियों से मुझे जानती है। So yes, we also bond with the babies. Babies do bond with us. They also give a thank you smile when they meet you. कि अरे वाह आप ही थे ना जिसने मम्मा को कुछ कुछ सिखाया था। They have that expression on their face. We just need to listen to it. And I think वो जब आप बता रहे हो तो आपकी आंखों से और आपके एक्सप्रेशन से I can feel that energy also कि हाँ कि that gives us such a sink of relief while you were doing it, right? So डिजिटली ऑनलाइन का कितना फायदा हुआ उस टाइम पर? सी जब सब कुछ ऑफ लॉकडाउन में आ गया था तो डिजिटल वाज द ओनली सॉल्यूशन वी हैड। बट आई विल स्टिल से व्हेन थिंग्स आर इन आवर फेवर डिजिटल इज अ गुड ऑप्शन बट इज नॉट ओनली ऑप्शन। उसमें हमारे पास काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। हम असेसमेंट्स, हम पोस्चर, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो हमें ऑब्वियसली ऑफलाइन ही देखनी पड़ती हैं। सामने से देख के बहुत सी चीज़ों का अलग एक्सपीरियंस या पता रहता है, वो ऑनलाइन नहीं होता। पर कोविड के टाइम पे बहुत से बैरियर्स हमने क्रॉस किए। हमें कभी लगता नहीं था कि हम प्रेगनेंसी जर्नी में ऑनलाइन सपोर्ट के साथ पूरी प्रेगनेंसी जर्नी निकाल पाएंगे अपनी। ऑनलाइन इज अ ऑप्शन बट नो मैच टू व्हाट वी कैन डू ऑफलाइन। सामने है मदर मेरे, या मदर को मैं सामने दिख रही हूँ, वो बहुत सी चीज़ें दिखा पाती हैं, बता पाती हैं, हम देख पाते हैं, जो कि ऑनलाइन में एज अ बैरियर होता ही है। सो अगर हमारे नियरेस्ट कहीं हमें ऑप्शन मिलता है तो वी शुड गो इन पर्सन एट लीस्ट वंस इन बिटवीन टू मीट देम टू गेट अस चेक्ड। बट नहीं है तो ऑनलाइन तो है ही अब तो ऑप्शंस। राइट, सो डिजिटली इज अ ऑप्शन बट आप ऑफलाइन जाके मिलो जरूर अपने थेरेपिस्ट से बिकॉज इट कनेक्ट्स यू। राइट, एब्सोल्युटली, इट विल हेल्प यू गेट अ बेटर पिक्चर। वो आपको समझ पाएंगे, आपकी बॉडी को समझ पाएंगे। एंड देखो आज की डेट में हम क्या लैक कर रहे हैं, इन जनरल भी हम लैक करते हैं कि कोई हमें कॉल करके बोले और कैसे हो, हाय व्हाट्सएप, वो एक अलग बात है। पर कोई सामने से आके बोलता है ना कैसे हो, तो हमारी भी आंखों में आ जाता है हाँ ठीक ही है। वरना स्टैंडर्ड जवाब है हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, होप सेम फॉर यू। तो वो जो पर्सनल टच चाहिए होता है वो हमें ऑफलाइन ही मिलता है। प्रेगनेंसी में वो टच बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट. कोई हमें समझ नहीं रहा है, कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा, हम कंफ्यूज्ड हैं. तो सामने से किसी ने हमसे पूछा तो शायद हम 2 बार रो भी देते कि हाँ यार अच्छा नहीं चल रहा, चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. बट वो ऑफलाइन में वो फील नहीं आती, वो वार्मथ नहीं होती. तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के अपने ड्रॉबैक्स हैं, बट इफ़ नथिंग इज़ देयर समथिंग शुड बी देयर. वो बात है ऑनलाइन की. तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस आपने बोले, चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेसिफिकली एक लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है फॉर आई थिंक होल ऑफ द फैमिली. बट आजकल देर आर मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज का वो कम हो रहा है. तो ऐसे में कैसे कोप अप करवाते हो आप फॉर न्यू मदर्स, एंड न्यू मदर्स भी कैसे कोप अप करें, न्यू टू बी मदर्स जो प्राइमी है ना. Right. बेसिकली मैं प्राइमी की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि जो एक बार चला जाता है जर्नी से उसके लिए तो दूसरी बार पूरा कंप्लीटली ठीक नहीं होता, बट somehow आइडिया होता है कि ये हो सकता है या ऐसे होगा. हाँ. जो प्राइमी होती है उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या होगा, इसको कैसे हैंडल करें. सो वी हैव मूव टू न्यूक्लियर बेसिस. न्यूक्लियर बेसिस में अब हमारे पास सबसे बड़ा एंकर ऑफ सपोर्ट हमारा पार्टनर है, राइट. या तो पार्टनर या फ्रेंड्स जो हमारे आसपास है. आवर नेबर्स आर ऑल्सो समटाइम फ्रेंड्स, समटाइम माई फ्रेंड्स आर लिविंग इन नियर बाय सोसाइटी और समथिंग. सो वो हमारी क्लोज फैमिली हो जाती है. पार्टनर का रोल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. वो इकलौता पार्टनर, वो हस्बैंड, वुड बी डैड, वो पूरी दुनिया बन जाते हैं. फिजिकली रनिंग अराउंड, वाइफ को कुछ चाहिए उसके लिए भागना, वाइफ का इमोशनल एंकर बनना कि यू नो अभी इमोशनली शी इज़ वीक, शी नीड्स समथिंग, उसको टाइम पे कुछ खाने को देना है या उसको रिमाइंडर देना है सप्लीमेंट खाने का, या कोई मेडिसिन चल रही हैं तो रिमाइंडर देना, या फिर चलो अब वॉक करके आते हैं, आज सुबह से वॉक नहीं हुई, या आज तुम्हारा सेशन है, चलो आज स्कैन के लिए चलते हैं. सो दैट्स हाउ पार्टनर्स रोल कम्स इन. पहले के टाइम में मेल्स घर से बाहर रहते थे, बाहर जॉब पे जाना है या जो भी उनका काम है तो वो बाहर रहते थे. दैट वाज द टाइम जब लोग अपनी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो छोटी हैं, या भाभी या देवरानी, उनसे बॉन्ड कर पाते थे, बिकॉज पार्टनर्स होते नहीं थे, या होते थे तो इन्वॉल्वमेंट कम होता था. अब इतने सारे रिश्ते जो हमें वहाँ मिलते थे वो सब हमने समेट दिया हस्बैंड में. वो उस बेचारे की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो गई है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई है. तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रिपेयर करना पड़ता है, उनको भी सिखाना पड़ता है कि हो सकता है वाइफ को ये चेंजेस आएँ, तो आपको इस टाइम पे ऐसे रोल प्ले करना है. उनको मूड स्विंग हो रहे हैं तो आपको उन पर चिल्लाना नहीं है, आपको समझना है कि उनको क्या हो रहा है, वो क्या चाह रही है. बेचारी शाम को थक के आई हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, नौजिया बहुत था, शाम को थक के आई, सामान फेंका, सोच रहे कोई 1 गिलास पानी दे दे. अगर वो पार्टनर ने उस वक्त 1 गिलास पानी भी दे दिया ना तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. दैट्स हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द वुड बी फादर एज वेल कि वो कैसे रोल प्ले करे. सो पहले तो सासू माँ है या कोई देवरानी है, छोटी ननद है घर में, वो कर देते थे ठीक है भाभी आई है चल पानी दे देते हैं. अब तो घर में 2 ही लोग हैं, एक को उम्मीद है तो दूसरे को उस पर खरा उतरना पड़ेगा. That's how we have to teach them how to cope up, how to bond well. कितना मुश्किल होता है दोनों में बैलेंस करना. वेरी रियल लाइफ एग्जांपल पूछ रही हूँ. ट्रिकी क्वेश्चंस है. देखो सोसाइटी में हमने हर तरीके के वुड बी पेरेंट्स देखे हैं. सम प्लेसेस फादर्स आर सो हार्टली इन्वॉल्व्ड कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ सिखाने के लिए. एट सम अदर प्लेसेस आई हैव सीन कि फादर को बेचारे को ऐसे डंडा मारना पड़ता है, अगर वाइफ को ये चाहिए तो तुमको देना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनीवन एट होम टू हेल्प हर सो यू हेल्प हर. या उसको सिखाना पड़ता है कि रात को उसके पैरों के नीचे पिलो लगवाना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भूल भी गई तो. सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज. कुछ लोग को, कई फादर्स वुड बी फादर्स ऐसे होते हैं काश ये हम ही झेल लेते, इस बेचारी को क्यों इतना देखना पड़ रहा है. देयर द बॉन्ड इज़ डिफरेंट. एट सम टाइम यू हैव टू चेंज द नोशंस. जैसी अपब्रिंगिंग होती है उस टाइम पे हमने जो देखा होता है कुछ चीज़ें हमारे यहाँ सेट हो जाती हैं. हाँ, right. उनको ब्रेक करना भी एक हमारे लिए कभी कभार चैलेंज हो जाता है. देर आर फ्यू वेल एजुकेटेड, वेल ऑफ, हमारी मम्मियों ने भी तो हमें पैदा किया था, उनके तो इतने नखरे नहीं थे, ये इसके इतने नखरे क्यों हैं, ये तो चोचले कर रही है. दीज आर द टर्म्स दैट वी डू एंड अप हियरिंग. फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आपकी मम्मी के साथ ना आपकी दादी भी थी, आपकी बुआ भी थी वहाँ पे, या आपकी चाची थी, आपकी वाइफ के साथ घर में कोई भी नहीं है, शी इज़ अलोन. आपकी मम्मा नहीं जा रही थी 9 to 9 जॉब पे, या घर आके वो बेचारी मील्स नहीं कर रही हैं बैठ के.
आपकी वाइफ को 9 to 9 जॉब भी करनी है, घर आके भी काम करना है, और फिर उसको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, राइट? सो उनको ये चीज़ों को ब्रेक करना, उनको ये चीज़ समझानी कभी कभी चैलेंज हो जाता है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड है तो समझ जाते हैं लोग. सो आई थिंक डिफरेंट लोग, डिफरेंट बातें, डिफरेंट टेकअप और डिफरेंट चीज़ें. तो ये जब ये डिफरेंसेस आप देखते हो, सिंस यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस और इतने सारे आप देख चुके हो, और होलिस्टिकली व्हेन यू गिव एंटीनेटल, पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम की जब आप देते हो थेरेपी, तो उसको डील करने पे कई कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट्स भी होते होंगे. बहुत बार होते हैं. इमोशनल आउटबर्स्ट आर द पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन. अगर आपके आगे इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हो रहे, इमोशनल आउटबर्स्ट इज नॉट ओनली क्राइंग, इमोशनल आउटबर्स्ट इज शेयरिंग व्हाट्स ट्रबलिंग यू. अगर आपके सामने इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हो रहे ना, तो आपने उस इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पाया. क्योंकि हम हर किसी के आगे जाके तो नहीं रोते, हम हर किसी के आगे जाके तो अपना दर्द नहीं बताते. तो अगर किसी ने आपके साथ बॉन्ड किया है तभी वो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ. और आपके साथ बॉन्ड वो बंदा या कोई भी मदर या कोई भी फादर तभी कर रहे हैं जब आपने उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट लाया है. अगर आप उस पॉइंट तक टच कर गए हो, तो जो आपने उनको सिखाया, जो आप उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको 100% मिलेगा, राइट? कभी कभार सेशंस में ऐसा होता है, 3rd सेशन शेड्यूल्ड है वीक का, एंड जस्ट स्टार्टिंग द क्लास, एंड मेरा हमेशा का रहता है पूछना, और कैसे हो, कैसे रहा आपका 2 दिन, या जस्ट जब भी हम लास्ट मिले थे, कैसे हो. वो कैसे हो में ही पता चल जाएगा कि पिछले 2 दिन में कुछ हुआ था. आज थोड़ा स्ट्रेस लग रहे हो, क्या हुआ? वो ना कल मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बात के लिए डांट दिया था तो मुझे बुरा लग गया. या पता है कल ना इन्होंने इतने अच्छे से मेरे लिए एक आइसक्रीम ला के दी रात को. एंड दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस दे शेयर विद यू. तो हमें कहीं ना कहीं लगता है, अब फिर हम उसको यूज़ भी करते हैं. अच्छा देखो, आइसक्रीम ला के दी ना, आज 2 रेपिटेशंस एक्स्ट्रा करना, क्या पता कल और कोई पर्क मिल जाए, राइट? या फिर बहुत उदास है या कुछ है, चलो ठीक है, आज इसलिए ना हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तुम्हें पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं, आज तुम परेशान भी हो, ठीक है, आज के लिए हम ये एक्सरसाइज स्किप कर देंगे. सो यू यूज दैट एज पार्ट ऑफ आवर रिहैबिलिटेशन. या फादर को मोटिवेट किया, सी देखो आपने कल आइसक्रीम टब ला के दिया, उसी का कमाल है, आज 90 डिग्री से ये और नीचे बेंड हो पा रही है. So we use those factors as a part of our rehabilitation, so that both remains motivated and involved. मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, हमारे लिए जर्नी आसान हो गई. एक्चुअली जब ये जर्नी चल रही होती है ना, तो आई थिंक जब मदर के अंदर वो ननी जान होती है, तो मदर भी बच्चों जैसी ही हो जाती है. बिल्कुल. To an extent. उनको ऐसा लगता है कि उसके आने से पहले हम अपना बचपना जी लें, क्योंकि उसके बाद तो बचपना पता ही नहीं कहाँ चला जाएगा. एंड ये हमारी सोसाइटी का भी एक प्रेशर होता है. जैसे ही वो बच्चा वूम से निकल के पास आया ना, हर कोई सोचता है ओवरनाइट मदर ट्रांसफॉर्म हो गई. हाँ. उसको तो सब कुछ आ जाना चाहिए, उसको बच्चा पालना आ जाना चाहिए, उसको खुद को पालना आ जाना चाहिए, उसको सबको संभालना आ जाना चाहिए. अरे भाई, उसको यहाँ से आने में 30 सेकेंड ही लगा था, पर मदर को 30 सेकेंड नहीं लगता. शी नीड्स टाइम. तो कहीं ना कहीं हम बहुत डराते हैं इन सब चीज़ों के लिए एज अ सोसाइटी, कि बच्चा होने के बाद ये नहीं होगा, बच्चा होने के बाद ये चेंज हो जाएगा, या जो भी है नोशंस हैं हमारे. तो माँ को उस वक्त लगता है कि ठीक है, अभी मेरे को जो मिल रहा है मैं उसको इंजॉय कर लेता हूँ. एंड कहीं ना कहीं आज की लाइफ में हम अपने आप में इतना खो चुके हैं ना, हम अपना बचपन खो चुके हैं. हमें कहीं भी वो बच्चों वाली हरकत करने को मिलता है ना, वी फील ओ ये तो हमने बचपन में भी किया था, राइट? सो वो हमें कामिंग फे में ले जाता है, कामनेस देता है हमें. प्रेगनेंसी फेज में भी अगर वो हमें कामनेस किसी भी चीज़ से मिलती है, दैट्स अ ब्लेसिंग आई फील. क्योंकि हम इतना टर्मोइल्ड वे में काम कर रहे हैं, इमोशंस के साथ, वर्कलोड के साथ, एक्सेप्टेंस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, कि अगर वो 2 पल मिल जाए ना बच्चों वाली हरकत करने के लिए, तो भी वो सुकून देते हैं. और उससे फिर हम और कनेक्ट हो जाते हैं अपने बेबी के साथ. अच्छा ये मेरा बचपना है, पक्का मेरा बच्चा अभी ऐसे ही करने वाला है बाहर आने के बाद. सो दैट इज वी कनेक्ट विद देम. सो आई थिंक जो आपने डीपर इनसाइट्स दिए टू द टर्मोइल, जो आई वुड से बोथ द पेरेंट्स आर गोइंग, है ना? ट्रू. इट्स नॉट मदर, मतलब माँ तो अंदर महसूस करती है, फादर बेचारे फिजिकल चेंजेस महसूस नहीं कर पाते, तो वो इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट के साथ ना, अच्छा यार तुमने किक फील की है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, दे कीप दैट हैंड एंड दे फील
मदर वुड बी फीलिंग 75% ऑफ दोज केक्स, क्योंकि वो अंदर से आ रही है, वो बेचारी के यूट्रस पे पड़ रही है लाते हैं, लेकिन फादर को हाथ रख के भी कुछ कुछ रियलाइज होता है। या फादर के कभी कभी बहुत से मदर फादर्स ऐसे होते हैं, जैसे फादर के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ बेटू, लड्डू, उस पर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, तो फादर ऑल्सो फील कि यार ये तो मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है, अभी तो मैंने इसे देखा भी नहीं, अभी तो मैंने इसे छुआ भी नहीं, एंड मेरे बोलने से कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे को रिस्पॉन्ड दे रहा है, सो दे कनेक्ट विद इट। सो फादर का भी एक अलग इमोशनल एंगल है, जो हम मदर के साथ साथ या तो लुक अराउंड नहीं करते या कहीं दब जाता है, बट दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट दैट टाइम। अगर हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो मदर एंड फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, खाली हेल्दी मदर से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आज की सोसाइटी में इट्स ओनली फादर एंड मदर। Families, in-laws and parents, they come at second point. It's only husband and wife in metros, those who are going through everything. तो वो दो खंबे स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, क्योंकि स्कूटर चलाना है तो दोनों पहिए बराबर चाहिए। एक भी डिसबैलेंस हुआ तो स्कूटर गिरेगा ही गिरेगा। अभी हम जॉइंट फैमिली में तो है नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं, 4 पहिए हैं हमारे, एक गया तो बाकी स्टेपनी से काम चला लेंगे, 2 ही पहिए हैं। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बोला कि पहले मैंने कोई एक कहावत सुनी थी कि इट टेक्स अ विलेज फॉर प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम, तो आई कुड रिलेट टू इट दैट विलेज हैज बीन सस्टेन्ड टू नाउ। Yes. 2 or moreover with the nannies or caretakers. But then family or your close friends or your close ones are close ones. Nanny and caretakers and ayahs are always secondary. So yes. राइट तो अब कुछ मिथ्स की बात करते हैं ना, जो बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है कि अगर प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करी तो बेबी पे जोर पड़ेगा। Okay. ये मिथ इज डेफिनेटली अ मिथ। ठीक है, एक्सरसाइज करने से कभी जोर नहीं पड़ेगा अगर वो एक्सरसाइजेस गाइडेड हैं, सुपरवाइज्ड है एंड सही टाइम पे की जाए। राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल 9th मंथ चल रहा है एंड ऑलरेडी बेबी इज इन द फुल ग्रोन स्टेज, एब्डोमेन बेली हमारी बाहर आ गई है, पेट बाहर आ गया, और हम उस वक्त कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे पेट पे प्रेशर पड़ेगा, तब तो पक्का जोर पड़ेगा। राइट, बच्चे को भी कंप्रेशन आएगी, नो डाउट, बट उसी टाइम हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी पेल्विस ओपनिंग हो, बच्चे को स्पेस मिले, उसको हिलने डुलने का मौका मिले, तो वो आपको हेल्प करेंगी। एक्सरसाइजेस अगर सही टाइम पे सही एक्सरसाइज की जाए, गाइडेड की जाए, तो कभी बच्चे पे जोर नहीं डालेंगी, बल्कि बच्चे को और हेल्दी बनाएंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हम खुश रहेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ने से बच्चे के पास ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, बच्चे के पास ब्लड फ्लो ज़्यादा गया तो वो हेल्दी होगा, वो हैप्पी होगा, सो उसके कुछ भी इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उल्टा रिवर्सल है, तरीके से एक्सरसाइज की, अच्छे से एक्सरसाइज की, तो बच्चा हेल्दी ही होगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ होती है जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जाती है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर लोगों को बोल दिया जाता है कि अब आप घर के काम मत करो, आप यूजुअल रूटीन मत करो, आप बस अपना जो काम है वो कर लो। उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, तो कब सपोर्ट देना चाहिए और कब सपोर्ट नहीं देना चाहिए? अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, जैसे बहुत कॉमन टर्म्स हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा, राइट, जहाँ प्लेसेंटा या बच्चे की जो नाल है वो बहुत ही निचली तरफ है, वो कभी भी बाहर आने के चांस होते हैं, उस टाइम डेफिनेटली हम बोलेंगे कि आप कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करो। बेड एक्सरसाइजेस हम फिर भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप लेटे लेटे भी ये सारी कर सकते हैं ताकि आप एक्टिव फील करें। बट हाँ, लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपकी बेड मोबिलिटी ही रहती है, बाहर निकलना बंद करवा दिया जाता है, विच इज़ ओके। या कोई और इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ प्रेगनेंसी में लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको गो हेड देते हैं कि हाँ ठीक है आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो हमेशा आपके फिजियोथेरेपिस्ट और आपकी गायनी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो फिजियो ने बोला वही गायनी ने बोला तो ही बॉन्ड होगा। फिजियो ने बोला कुछ और, गायनी ने बोला कुछ और, तो फिर काम नहीं चलेगा। सो हर केस में लाइंग इज नॉट अ ऑप्शन फॉर प्रेगनेंसी। एक्टिव रहना तो हर गायनी प्रमोट करती हैं और वो सपोर्ट करती हैं, प्रोवाइडेड आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, रोल रिस्क है या फिर नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं, बट अंडर गाइडेंस अगेन। सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। सो सुपरविजन एक्सरसाइजेस क्या क्या कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे बेसिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ब्रीदिंग में आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ ही थोड़ा
आर्म मूवमेंट सेट कर सकते हैं, हम हाथों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, नेक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन सेकेंड एक्सरसाइजेज आती हैं पेल्विस, कमर वाले एरिया की एक्सरसाइज, कोर एंड पेल्विस। धीरे धीरे सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं पे आनी है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पे आना है, तो उसको हम पहले से प्रिपेयर करें। अगर हमारी नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग स्मूथ होगी, राइट। तो नींव हमारी वहीं से डेवलप हो रही है। इनिशियल फेज में जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, हम वहीं मोबिलिटी ले आएँ, वहीं प्रिपेयर कर दें, स्ट्रेंथनिंग वहाँ से शुरू कर दें, तो डिलीवर होते होते तक हमारी बैक स्ट्रॉन्ग होती है, वी आर एबल टू टेक दैट प्रेगनेंसी फॉरवर्ड। कोर कर लिया, ब्रीदिंग कर ली, देन मोबिलिटी कि हाँ वॉक करते रहते हैं, या कुछ लाइट एरोबिक्स कर ली हमने, वेरी लाइट, वेर यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर सेल्फ, वो बॉडी को भी एक्टिव रखेगा, मूड भी अच्छा रखेगा। सो ये सब कर सकते हैं। देन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, नेक टाइटनेस है, बैक टाइटनेस है, उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड, कस्टमाइज्ड एंड टेलर्ड प्रोग्राम में जाएंगे। हम जनरली हर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट या हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। वो हमें गो अहेड देंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट होती है, हर किसी की नीड डिफरेंट है। सो टेलर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। एब्सोल्युटली, मतलब जो आपने डीपर इंसाइट्स दे दिए वो तो अलग ही लेवल पे थे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जूही अपना टाइम निकालने के लिए। मैं तो बस यही कहूँगी व्यूअर्स कि प्रेगनेंसी एक जर्नी है जिसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक एंटीनेटल थेरेपिस्ट है, एक वुमेन हेल्थ थेरेपिस्ट है, जो कि उसको नॉट ओनली एक्सरसाइजेस बट होलिस्टिकली हाउ टू गो फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिल द लेबर एंड डिलीवरी एंड पोस्ट पार्टम ऑल्सो, हाउ कैन गाइडेंस बी स्मूथ, सेफ एंड इफेक्टिव फॉर योर बेटर हेल्थ. Always seek the guidance of your gynecologist, and as per her medical prescription go ahead with physiotherapist and supervision physiotherapy के साथ ही अपनी जर्नी को स्मूथ बनाइए, सेफ बनाइए, इफेक्टिव बनाइए, because pregnancy हो health and happy with thanks to guided physiotherapy. थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हम अगले फिर एक एपिसोड में मिलेंगे, जो कि फिर हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ के नेक्स्ट ट्राइमेस्टर्स की, और कैसे हम और गाइडेड नॉलेज लेकर अपने लाइफस्टाइल को स्टे एक्टिव, स्टे मूवमेंट एंड स्टे हेल्दी कर सकते हैं। हमारे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स में चाहिए हम जिस पे बात करें, आप कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है जिस पे हम बात करें। Thank you so much. Stay tuned for more BGM Health podcast.